गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी जो क्लास चल रहा है हमारा वो बिहार बोर्ड के क्लास 9 के हिंदी से हम लोग प्रश्नोत्तरी को देख रहे हैं और इस क्रम में हमने 3 चैप्टर का प्रश्नोत्तरी कर लिया है। उसका व्याख्या करके मतलब जो भी था वो हमने प्रश्नोत्तरी कंप्लीट किया है। ये चौथा चैप्टर है जो है लाल पान की बेगम, और इसको जो लिखा है वो लिखे हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ये एक बेहद जो है सो समझिए कि अट्रैक्टिव और गांव से जुड़ा हुआ एक जो होता है गांव के लोगों के मनोभावों को व्यक्त करने वाला कहानी है। और इसको जो है सो आज हम लोग देखेंगे इसके प्रश्नोत्तरी को। ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं कोशिश रहेगा कि सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग डिस्कशन कर लें। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम क्यों कहा गया है। देखिए, लाल पान की बेगम होना मतलब लाल पान की बेगम होना, ऐसे अगर किसी को कहा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत महत्वपूर्ण होना। कोई किसी जगह पे एक ऐसा रोल प्ले करे, एक ऐसा उसका महत्व हो जो बहुत ख़ास हो, तो उस कंडीशन में आप उसको कह सकते हैं लाल पान की बेगम। और ये स्पेशली महिलाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम क्यों कहा गया है। देखिए, नाच की तैयारी के संदर्भ में जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं और जो उमंग छाया हुआ है, उसमें बिरजू के माँ के गोने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकल रही है, जिससे बिरजू की माँ को बेगम ही नहीं लाल पान की बेगम कहा गया है। देखिए, जब बिरजू की माँ वो बैठती है अपने बैलगाड़ी में, और उसके बाद जो उसमें एक एहसास आता है किस चीज़ का, तो खास होने का, वो एग्री करती है कि लोग मुझे लाल पान की बेगम कहती है तो कोई गलत नहीं कहती, बिल्कुल मैं लाल पान की बेगम ही हूँ। तो ये देखिएगा आप, इस कहानी का जो है सो केंद्रीय भाव है और वह खुद ही इस बात को मान लेती है। तो नाच की तैयारी के संदर्भ में जो तैयारी हो रही है उसमें जो उमंग छाया हुआ है, उसमें बिरजू के माँ के गौने की सारी, उसमें सारे जो उमंग है उसमें उसकी सारी और उसकी सुंदरता, ठीक है, एक खास में किस्म की जो गंध है उसकी साड़ी से निकल रही है, जिससे बिरजू की माँ को बेगम ही नहीं लाल पान की बेगम कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि नवान के पहले ही नया धान जुटा दिया। देखिए, नवान किसको बोलते हैं। तो नवान का मतलब होता है कि पहले फसल फसल अगर आपका आया है या कुछ कोई भी चीज़ आपके पास नया नया आया है, अभी अभी आया है, तो उसका पहला जो हिस्सा होता है वो भगवान को चढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ही आप उसे अपने जीवन में उपभोग में लगा सकते हैं। तो नवान मतलब वही भगवान को समर्पित करने की प्रक्रिया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नवान के पहले ही नया धान जुटा दिया। ठीक है, कौन। तो बिरजू, जो छोटा बच्चा था। इस कथन से बिरजू की माँ का कौन सा मनोभाव प्रकट हो रहा है। वो क्या सोच के बोले कि नवान के पहले ही जो है सो धान को जूठा कर दिया। देखिए, जब बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया, तो बिरजू की माँ ने बिरजू को बहुत डांटा, उसको डांटा भी और कहा कि नेम धेम धेम की भी चिंता करो, इसकी रक्षा करो। किसकी, धर्मों की। तुम तो गवार हो, मूर्ख हो। इस पर बिरजू के पिता ने पूछा, क्या हुआ, क्यों डांटती हो। इस पर बिरजू ने पिता से बिरजू की माँ ने कहा, देखते नहीं नवान के पहले ही अन्न को जूठा कर दिया। तो मतलब इस कथन में बिरजू की माँ ने जो है सो मन में धर्म के प्रति जो आस्था छिपी है वह प्रकट हो रहा है कि धर्म के प्रति उसके मन में किस तरह की विचारधारा है। वह भारतीय नारी है तो धार्मिक होना स्वाभाविक है। देखिएगा, भारत में धर्म का बेड़ा मुख्य रूप से महिलाओं के कंधे ही हैं। जो मुख्य रूप से मर्द हैं, जो मेल हैं, उनके हिस्से वो धर्म कर्म में उतने तल्लीनता से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। महिलाएं ही ये सब ज़्यादा देखती हैं। तो धार्मिक विधि विधान की पक्षधर हैं, इसीलिए नवान के पहले अन्न जूठा करने पर नाराज होकर बिरजू को डांटती है। ठीक है, यही बात है। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि बिरजू की माँ बैठी मन ही मन क्यों कूद रही थी।
मतलब बैठ के गुस्सा होना, किसी को कुछ नहीं बोलना और चुपचाप बैठे बैठे मन ही मन गुस्सा होना, ऐसा भाव बिरजू के मन में था। और वो क्यों था? तो देखिए, गांव के लोग नाच देखने जा रहे थे। बिरजू की माँ जो थी वो बहुत पहले से मन में एक आशा बांध रखी हुई थी कि बैलगाड़ी से नाच देखने जाएंगे बलरामपुर। ठीक है, पर बैलगाड़ी उसके पति लाने गए हैं, और लाने तो गया था लेकिन लाया नहीं, लेट हो गया, सब लोग ऑन पॉन में चले गए थे, जिसमें देरी हो रही है। और बहुत देरी होने से वह कूद जाती है। अब लगा है कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, सब चला गया, अब कोई है नहीं। तो ये बात है कि उसके मन में क्या होगा, थोड़ा सा कुढ़न होगा, दुख होगा, डर बनेगा। तो यहाँ तक कि वह घर की बत्ती बुझा देती है, बच्चों को सोने के लिए विवश कर देती है कि आ जाओ रे, सो जाओ, छोड़ो, दिखा चुका ये मर्द हमको नाच। ठीक है, तो इसीलिए वो कूद रही थी, क्योंकि बिरजू के पिता को आने में क्या हो गया था, देर हो गया था। क्या हो गया था? देर हो गया था, उनको आने में देर हो गया था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ये पूरी कहानी है, इस पूरी कहानी में लाल पान की बेगम ही नाम क्यों रखा जाए? देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित लाल पान की बेगम कहानी एक आंचलिक है। आंचलिक मतलब क्षेत्र विशेष की बातों को उजागर करना, क्षेत्र विशेष की सुंदरता को व्यक्त करना। आंचलिक है और मनोवैज्ञानिक कहानी है, मन के अंदर के भावों को व्यक्त करने वाली कहानी है। इसमें ग्रामीण परिवेश की गंध छिपी हुई है, ग्रामीण परिवेश की ना कहें, कहें कि मिट्टी की खुशबू भरी हुई है, तो बिल्कुल सच होगा। तो नाच गान देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के अनेक रंग वैसे की जो गहरी संवेदना के साथ प्रकट किया गया है उसको व्यक्त किया है, जो लोगों के मन में जो भावनाएं होती है उनको व्यक्त किया है। गांव के लोग बाग किस तरह एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, द्वेष, राग विराग, आशा निराशा, हर्ष विषाद के गहरे आवर्त में बंधे रहते हैं, इसको भी उन्होंने उजागर किया है। देखते मखनी फुआ का के साथ जो था वो बिरजू की माँ की बातचीत, फिर वो एक जंगी की पुतोहू का कन्वर्सेशन, सबका एक अड़ियल वाला स्वभाव, लड़ने झगड़ने की छोटी छोटी बातें, ढेला फेंकना और अब बोलना, ताना देना और इस बात का अंदाज़ा लगाना कि वहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, ये सब ईर्ष्या, द्वेष, राग विराग, आशा निराशा और हर्ष विषाद के गहरे आवर्त को व्यक्त करता है, उसकी जीवंत वानगी है। ठीक है, और इसीलिए इस कहानी का नाम जो है लाल पान की बेगम रखना सार्थक है, क्योंकि बिरजू की माँ जो थी इस पूरी कहानी के केंद्रीय भाव में थी, वो महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करती है, उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है इस कहानी में। तो इसीलिए लाल पान की बेगम इस कहानी का शीर्षक होना जो है सुसार्थक है। चलिए, तो रेणु ने इस आंचलिक कहानी में अंचल विशेष की सांस्कृतिक, और देखिए ना सिर्फ इसमें सांस्कृतिक का जो है उपयोग हुआ है, भाषा, मुहावरा, लोक नीतियों, रीति का सफल चित्रण भी किया है। इस प्रकार लाल पान की बेगम अपने आप में क्या है, एक सार्थक शीर्षक है। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है वो है कि 4 मन पाठ का पैसा क्या हुआ है, धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते। देखिए, बिरजू के माँ के पास जो खेत आया था वो लड़ झगड़ के किसी दूसरे के नाम से खेत था, उसको उन्होंने अपने नाम पे करवाया था और अब उसको अपना फसल होने लगा। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्ति फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित किससे है? लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने गरीबी की समस्याओं और उसमें जो है उस पर जो है समुचित प्रकाश डाला है। उनके जीवन में जो बदलाव आता है उसका ग्रामीण परिवेश में बड़ा ही सुंदर और सटीक वर्णन प्रस्तुत किया है। कहता है कि मखनी फुआ पानी भरकर लौटती हुई पनभरनियों से अपनी भाषा में कल की छटपटाहट और अच्छी पाट की कमाई से होने वाले बदलाव का वर्णन करके कहती है कि कल तक तो बिरजू की माँ अकुलाहट में थी, है ना, सबको हाथ जोड़ती थी, सबसे प्यार से बात करती थी, और आज गली मोहल्ले में लोगों से कहती फिरती है कि बिरजू के बप्पा ने कहा है कि मैं बैलगाड़ी पर बिठाकर तुझे बलरामपुर का नाच दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसा कहा है। फसल पाट यानी जूट की कमाई से होने वाले बदलाव का वर्णन करते हुए कहती है कि कल तक तो बिरजू की माँ कुलाहट में थी और आज गली मोहल्ले में लोगों से कह रही है कि बिरजू के बप्पा ने कहा है कि मैं बैलगाड़ी पर बिठाकर तुझे बलरामपुर का नाच दिखाऊंगा। तो लोगों की मानसिकता किस प्रकार समय के साथ बदल जाता है, रेणु जी ने इस कहानी में उसका सटीक उदाहरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, ये जो है इस चीज़ का सटीक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है।
ये जो है सो उसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन है कि 10 साल की चंपिया जानती है कि शकरकंद छीलते समय कम से कम बार बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकाल कर गालियां देगी। इस कथन से चंपिया के प्रति माँ की किस मनोभावना की अभिव्यक्ति होती है? देखिए, जब भी लाइन आए ना कहानी से जस के तस, तो हम उसको लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां जो शीर्षक कहानी है या जो विधा जिस भी विधा में है उसको हम लिखेंगे। लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी से लिया गया है और प्रस्तुत पंक्तियों में श्री फणीश्वरनाथ ने ग्रामीण समाज की और जो साक्षर नहीं है उनकी मानसिकता का बड़ा ही सुंदर चित्र खींचा है। अगर आप एक बार इस कहानी को ढंग से पढ़ेंगे तो आप भुला नहीं पाएंगे। सही बात है, बहुत ही अच्छा चित्रण है। तो उसका चर्चा इस पाठ में रेणु जी ने शकरकंद का उदाहरण देकर समझाया है कि चंपिया नस्ल से क्या है, बेटी है। नस्ल मत कहिए, जेंडर बोलिए इसको। जेंडर से ये वर्ड गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए, जेंडर। ये यहाँ होना चाहिए था क्या कहते हैं उसको, लिंग से। बेटी है और छोटी है, ठीक है। शकरकंद कच्चा भी मीठा होता है और पका हुआ तो और मीठा हो जाता है। बच्चा उसे खाने के लिए क्या होते हैं, लालायित होते हैं, है ना। कच्चा शकरकंद भी खाना चाहेंगे और अगर पका दिया जाए उसको तो वो तो खाना चाहेंगे ही। तो वह माँ से शकरकंद छीलने के लिए मांगती है तो माँ कहती है कि नहीं, तू एक छीलेगी और 3 पेट में, यानी जितना खाएगी उससे छीलेगी उससे ज़्यादा खा जाएगी। तो चंपिया भी जानती है कि उसे उस काम के लिए उसे कितनी प्रताड़ना सहनी होगी। शकरकंद छीलने के बदले वह पड़ोसिन से कराही मांग कर लाने को कहती है, जो उससे एक दिन के लिए मांग कर ले गई थी। उपरोक्त पंक्तियों में चंपिया के प्रति जो है सो अविश्वास का भाव उसकी माँ के मन में छिपा है। अविश्वास है, विश्वास नहीं है, ट्रस्ट चंपिया पे नहीं है। उसे लगता है कि वह जो है सो खा जाएगी, शकरकंद जितने भी हैं वो छीलने के बहाने बहुत ज़्यादा खा जाएगी, विश्वास नहीं है, इसीलिए वो उसे नहीं छीलने को कहती है। वह शकरकंद छीलने के बहाने चोरी छिपे कुछ शकरकंद खा जाएगी, ऐसा भाव उसके मन में आता है। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू की माँ का भाग ही खराब है, जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने, कोल्हू के बैल की तरह खड़ा सारी उम्र काट दी उसके यहाँ। प्रस्तुत कथन से बिरजू की माँ और के संबंधों में करवाहट दिखाई पड़ती है। करवाहट अस्थाई है। ये जो पंक्ति है फिर से लिया गया है जस के तस, जैसा इस कहानी में उपयोग में था। तो यह पंक्ति जो है सो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है, लाल पान की बेगम कहानी से है। रेणु प्रस्तुत पंक्तियों में ग्रामीण की निरक्षरता का वर्णन करते हुए उसके चरित्र की जो मनोदशा है का बड़ा ही सुनन किया है, ठीक है। इस कहानी में रेणु जी ने खींचा है, समय पर देख यह अनुभव हो जाता है कि अब नाच देखने में हमारी मनोकामना भी कुछ इच्छा हो पाता है, कोई इच्छा नहीं हो पाता है, गिरा दे जवाब मत देना। तो रेणु जी ने इस अस्थाई करुवाहट को इतने जो है सो सटीक ढंग से सजाया है कि कहानी में 4 चांद लग गई है। इस कथन में भारतीय नारी की सहजता, सहृदयता, पति के प्रति उलाहना का भाव एवं मूक पीड़ा की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। तो क्या क्या मुख्य भाव हुआ इस कहानी, मतलब इस वर्णन से क्या आपने देखा? तो नारी की सहजता, क्या चीज़ है इसमें, तो नारी की सहजता, सहजता वाली बात है, नारी की सहजता, सहृदयता, पति के प्रति उलाहना का भाव एवं मूक पीड़ा का अभिव्यक्ति मिलता है, ये देखने को आपको मिलता है, ये कह रहे हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि गांव की गरीबी तथा आपसी क्रोध और ईर्ष्या के बीच भी वहां एक प्राकृतिक प्रसन्नता निवास करती है। इस पाठ के आधार पर बताएं। देखिए, फिर प्रस्तुत पंक्तियां लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी से लिया गया है, श्री फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित लाल पान की बेगम ग्रामीण परिवेश की कहानी है। देखिए, भारत गांव का देश है और गांव में भी इसका ये जो कहानी है वो गांव का ही चित्रण है। तो गांव का चित्रण है, तो इसीलिए इसको समझना, आप अगर समझ पाएंगे, अगर ढंग से पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसमें जो चित्रण है वह यथार्थ है, सही तरीके से है।
तो प्रस्तुत पंक्तियों में रेणु जी ने गांव के वातावरण का जो चित्रण किया है वो बहुत जीवंत है, बहुत सुंदर है और खास है। ठीक है, तो इस कहानी में है कि रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश के जो है सुरचना की है। उन्होंने वहाँ की भाषा और बोली का प्रयोग किया है, जो जनरली गांव के लोग सामान्य तौर पे अपनी भाषाओं में प्रयोग में लाते हैं, और अपनी रचना में इस तरह से किया है कि लगता है कि यह कहानी गांवमय हो गया है। पूरा का पूरा गांव का चित्रण है, गांव गांव का ही संपूर्ण वातावरण है, गांव के ही शब्द हैं, गांव के ही भाषा है। तो गांव के लोग छोटी छोटी बातों में भी राग द्वेष बैर भाव से भर जाते हैं, एक दूसरे से चिढ़ते हैं। लेकिन कुछ समय ऐसा भी आता है जब लोग इन सभी बातों को भुलाकर एक साथ हो जाते हैं। जैसे एक दूसरे के प्रति राग द्वेष रहते हुए भी जब बिरजू की माँ बैलगाड़ी में बैठती है तो पास पड़ोस की औरतों को पुकार पुकार कर क्या करती है, कहती है कि गाड़ी में बहुत जगह है, तुम लोग भी आ जाओ। तो पास पड़ोस की औरतों को पुकार पुकार कर बैलगाड़ी पर बैठाती है और प्राकृतिक प्रसन्नता का आभास कराती है। तो मतलब क्या है कि राग द्वेष बेशक हो, लेकिन जरूरत पड़े तो वक्त पे गांव के लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार भी बनते हैं। इस चीज का इसमें चित्रण है। तो चलें अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि कहानी में बिरजू और चंपिया की चंचलता और बाल मन के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें। देखिए, प्रस्तुत कहानी में रेणु जी ने क्या किया है, ग्रामीण परिवेश में बाल मन की चंचलता, डरावनापन और उल्लास का ऐसा रूप रखा है कि कहानी में आकर्षण पैदा हो गया है ना। अब देखिएगा वो जो बिरजू है वो एक जिन्न सबका कल्पना करता है, घर के पीछे उसको बैगन चढ़ाने चढ़ाने का बात करता है मन ही मन। तो ये सब जो है इसका चित्रण बड़े अच्छे से है। इस कहानी में चंपिया जो बिरजू की बहन है, उसका हलवाइन की दुकान सहुआइन सॉरी ये भी गलत लिखा हुआ है, सहुआइन की दुकान से सामान जल्द न लाने पर माँ की झुंझलाहट, बिरजू द्वारा बागर को मारने पर माँ की करवाहट। ठीक है, बिरजू और चंपिया चंपिया द्वारा शकरकंद खाने की लालसा। तो ये सब भाव देखिएगा, छोटी छोटी चीज है। सहुआइन के यहाँ गया, भीड़ लगा हुआ था, वो ले ना पाई तो माँ से मार खा ली, है ना। बिरजू को मार लगा तो वो भी उठ के एक बकरा था छोटा सा, उसको मार दिया एक डंडा, फिर मार खा गया। तो बिरजू और चंपिया द्वारा शकरकंद खाने की इच्छा, एक एक को मिल जाए, एक ही खा खा ले। ठीक है, और फिर माँ का गुस्सा। ठीक है, तो करना, तो ये सब बातों से क्या होता है, ग्रामीण का जो वातावरण है उसकी यथार्थता का परिचय मिलता है। बाल सुलभ मन की जो है सो अकुलाहट का चित्रण सूक्ष्म ढंग से हुआ है। मार खा लेने के बाद भी वह लेने पर दृढ़ है, वो लेना चाहता ही है और वो ले भी लेता है माँ माँ से बचा के। तो रेणु जी उचित सुंदर शब्दों का प्रयोग कर कहानी को बहुत ही रोचक बना दी है, और सच कहें तो मुझे भी ये कहानी बहुत पसंद आया। ठीक है, तो ये बातें हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल पान की बेगम कहानी का सारांश लिखें। अब देखिए, सारांश मतलब होता है कम शब्दों में आप उस पूरे कहानी को आप व्यक्त कर दें। तो लाल पान की बेगम में रेणु जी ने गांव की धरती का जो सुंदर चित्र खींचा है वह सबके दिमाग पर अमिट छाप छोड़ जाता है। ठीक है, रेणु ने अपनी गहरी संवेदना का परिचय देते हुए गांव के संपूर्ण अंतर विरोधों और अंगड़ाई लेती हुई चेतना का कथा रूप दिया है। ठीक है, उसको बहुत ही सुंदर चित्रण किया है गांव के बारे में। गांव के एक एक जो कैरेक्टर है, जो एक एक अभिनय करने वाले उन सबका बहुत ही सही तरीके से अभिव्यक्ति किया गया है। उनके गांव में एक तरफ पुरातन जड़ता और नवीन गत्यात्मकता की टकराहट है। एक तरफ जंगी की पुतोह तो दूसरी तरफ बिरजू की माँ, है ना, उसकी टकराहट, उनके विचारों की, अपनी मर्यादा को बचाए रखने की। तो दूसरी ओर विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों के अंतर विरोध, है ना। गांव में जो इंटरनल जो पॉलिटिक्स होता है, जो आंतरिक राजनीतिक होती है, उसका वर्णन है। बिरादरीवाद, ठीक है, बिरादरी है, या हमरे बिरादरी, थोड़ा थोड़ा चीज़ों का होता है, उसका करवाहट। तो तीसरी तरफ इनके बीच बजती हुई लोक सांस्कृतिक की सहनाई भी इसमें है। तो यह कहानी जो है लाल पान की बेगम ग्रामीण परिवेश की कहानी है। नाच देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के अनेक रंग दिखाए हैं, है ना। बच्चों का किस तरह का मनोभाव है, महिलाओं की किस तरह की टोली में एक दूसरे के साथ बातचीत होता है, बिरजू के बप्पा को मिलने वाली जमीन, और बिरजू के बप्पा को सिर्फ बैल लाने के बाद
गाड़ी कहीं से मिल जाने की आशा, इन सब का जो है सो बहुत अच्छा चित्रण है। गाँव में लोग बाग किस तरह एक दूसरे के साथ ईर्ष्या द्वेष राग विराग आशा निराशा हर्ष विषाद के गहरे आवर्त में बंधे होते हैं, इसका भी बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया और दिखाया गया है। नाच देखने और शकरकंद खाने की इच्छा उसकी जीवंत वानगी है लाल पान की बेगम। ठीक है। और जो ये अगला क्वेश्चन है वो ये है कि कहानी के पात्रों का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। अब पात्र का परिचय कराना है तो लाल पान की बेगम कहानी में पात्रों की संख्या अधिक है, मगर इसमें देखिएगा बिरजू की माँ बहुत महत्वपूर्ण रोल, सबसे केंद्रीय भाव वाली थी कैरेक्टर, उन्हीं का नाम लाल पान की बेगम आप कहें उन्हीं पे लिखा गया है तो कोई दूसरा वो गलत नहीं होगा। फिर बिरजू हो गया उनका छोटा बेटा, चंपिया होगी उनकी बेटी मखनी फुआ, ठीक है, जो उनकी पड़ोसी थी, बागर जो कि एक बकरा था, सहुआइन जिसका दुकान से वो सामान लाने गई थी राशन, इत्यादि प्रमुख पात्र हैं। इन पात्रों में बिरजू की माँ सबसे विशिष्ट पात्र है। इसके अलावा जंगी की पुतोहू थी। सभी पात्रों में बिरजू की माँ का दबदबा बना हुआ है, तो चंपिया और बिरजू उससे डर से सहमे हुए रहते हैं। सबसे विकट समस्या उस समय उपस्थित होता है जब रात बीत रही है, बैलगाड़ी नहीं आती है, तो बिरजू की माँ तानाशाह बन बिरजू और चंपिया को आदेश देती है कि बत्ती बुझा दे, खपच गिरा दे, मतलब वो कपड़ों की होती है, ठंडा वंडा हो तो उसको गिरा दीजिए तो थोड़ा सा ठंड कम लगता है बाहर बरामदे में, तो इस तरीके से वो गिराने के लिए कह रही है। कोई आवाज़ दे तो जवाब मत देना। चंपिया और बिरजू भोले बाबा और हनुमान जी की मनौती दूनी करने का वादा करते हैं मनी मन, हे भगवान, हे प्रभु हमारे पापा को जल्दी भेज दो ताकि हमारा नाच देखने का लालसा लालसा ही ना रह जाए। ऐसा कुछ चित्रण है इसमें। तो सभी पात्रों में बिरजू की माँ का दबदबा बना हुआ है और चंपिया और बिरजू उनसे डरते भी हैं। ठीक है। तो मनोती दूनी दूनी करने की वादा करता है और रेणु जी ने ग्रामीण पात्रों का इतना सुंदर नामकरण और किया है और चरित्र को सजाया है कि कहानी बहुत ही रोचक बन गया है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमेशा जीवंत रहेगा, लोगों को यह हमेशा पसंद आता रहेगा। यह कहानी जनमानस का कंठहार बन गई है। सार्थक कहानी है लाल पान की बेगम। सही में आपको लगेगा कि उसका जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए उसको लिखा गया है, वह अपने उद्देश्य में बहुत ही बढ़िया रूप से सफल रहा है। तो ये बातें हैं। लाल पान की बेगम एक बहुत ही कहानी में श्रेष्ठ कहानी है। ग्रामीण परिवेश पर लिखा गया बहुत ही सुंदर कहानी है। इसके सारे पात्र भी यथार्थ और सही तरीके से हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अ, रेणु जी वातावरण और परिस्थितियों का सम्मोहक और जीवंत चित्रण करने में निपुण है ना। तो इस दृष्टि से रेणु की विशेषताएं अपने शब्दों में बताइए। रेणु जी की विशेषता बताने के लिए कह रहे हैं। अब रेणु जी कौन है, तो लाल पान की बेगम जो कहानी है उसकी लेखिका है। ठीक है। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था, औराही हिंगना नामक गांव, जिला अररिया, बिहार में हुआ था। वे विशुद्ध ग्रामीण परिवेश से जुड़े रहे। वे महान क्रांतिकारी भी थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वो सक्रिय रही थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई और 1950 ईस्वी में नेपाली जनता को राणाशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए वहाँ की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में सक्रिय योगदान दिया। ठीक है। तो इस तरीके से वो सक्रिय रही थी। वे दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्ष करती रहीं। कभी भी किसी का शोषण हो ये उनको बर्दाश्त नहीं था, उनके लिए लिखती थी। किसी का जबरदस्ती दबाया जाए किसी की आवाज़ को, ये भी उसके विरुद्ध भी रही। सत्ता के दमन चक्र के विरोध में उन्होंने पद्मश्री की उपाधि का त्याग भी कर दिया था। ठीक है। हिंदी कथा साहित्य में जिन कथाकारों ने युगांतर उपस्थिति किया है उसमें फणीश्वर नाथ रेणु उनमें से एक हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत ही प्रखर लेखिका थी। आप देखिएगा वो महिला थी लेकिन देखने से महिला कम पुरुष ज़्यादा लगती थी। उन्होंने कथा साहित्य के अतिरिक्त संस्मरण भी लिखा है, रेखाचित्र लिखा है, रिपोर्टाज लिखा है। कई विधाओं में, सारे लगभग सभी विधाओं में मुख्य रूप से वो सक्रिय रही थी। उसको एक ऊंचाई दी, ना सिर्फ सक्रिय रही बल्कि उसको क्या की, जीवंत की उस विधा को। उनकी प्रमुख कृतियां हैं मैला आंचल, एक नॉवेल है, हमने पढ़ा है, बहुत ही अच्छा है कहानी। परती पड़ी कथा, दीर्घतपा, कलंक मुक्ति जुलूस, ये पलटू बाबू रोड। उन्होंने उपन्यास, कहानी संग्रह, रिपोर्टाज लिखकर समाज और देश को एक नई दिशा दी है। तो रेणु जी का जो मैला आंचल है ने हिंदी कथा साहित्य में आंचलिकता को एक परिभाषिक मतलब विधायक के रूप में एक स्थिति पहुंचाई है। किसने, मैला आंचल ने। अगर आंचलिक कहानी उपन्यास कहा जाए
तो कोई भी किसी के भी दिमाग में तुरंत आ जाएगा मैला आंचल, उससे अच्छा कुछ नहीं। तो एक आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। उपन्यास और कहानी दोनों कथा रूपों में अपनी लेखनी से गांव की धरती का जो चित्र खींचा है वह रूबरू आपकी अमिट छाप छोड़ जाता है। वो क्या करेगा, जैसे के तैसे उन्होंने लिखा है वो आपके दिल पे वैसे के वैसे अंकित हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है वो नहीं, अगला क्वेश्चन इसी का है कि रेणु जी का मैला आंचल ने हिंदी कथा साहित्य में आंचलिकता को एक परिभाषित अभिधा दी है। उपन्यास और कहानी दोनों कथा रूप में अपनी लेखनी से गांव की धरती का जो चित्र खींचा है वो रूबरू आपके आपकी हृदय पर छाप छोड़ेगा। और रेणु ने अपनी गहरी संवेदना का परिचय देते हुए गांव के संपूर्ण अंतर विरोध और अंगराई लेती हुई चेतना को जीवंत कथा रूप दिया है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उसे जीवंत रूप दिया है। किसको, तो गांव की परिस्थितियों को, परिवेश को, गांव के जो कैरेक्टर है उन सबको उन्होंने जीवंत रूप दिया है और बहुत ही सचेतता से उस रूपरेखा को बुना है। तो इन्हीं सारी विशेषताओं के कारण जो है सुरेनु जी हिंदी कथा साहित्य में अग्रणी स्थान पर बनी रही और उनका एक सम्मान है, उनका एक आदर है। और कौन होगा जो फणीश्वरनाथ रेणु को ना जानता हो। लगभग लोग जो हिंदी से जुड़े हैं वो उनको जानते ही हैं और उनके लेखनी से परिचित हैं। तो यही रहा आज का जो था ये लाल पान की बेगम का लगभग नहीं सारे प्रश्नोत्तरी हमने कंप्लीट किया है। आशा है कि आप सबको इससे फ़ायदा पहुंच रहा होगा। अगर हमारा काम आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक शेयर और कमेंट करें और ना सब्सक्राइब किए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।